एक कमरे के अंदर फेबियन और के का गाइडिंग सेशन चल रहा होता है, जहाँ जिसके बीच में तभी फेबियन के पीठ के निशान को देख के पूछता है कि ये निशान आपको कैसे मिला। तो के अपने मन में कहते हैं क्या वो इसे पहली बार देख रहा है। फिर वो फेबियन से कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद क्या है, गाइडिंग सेशन आगे जारी ही रहता है और साथ ही के को अपनी पुरानी बीती हुई बातें याद आने लगती है। एक तबाही भरा शहर जिसके बीच में दो शख्स घायल होकर एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और एक शख्स कह रहा है कि हैंकल शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दो, इस शक्ति के साथ तुम्हें पता है कि क्या है। अपनी आपकी हालत इस समय गंभीर है, कुछ भी मत बोलो। तब बाद एक गोली दोनों के सीने से आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से के की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उस शख्स का नाम लेने लगता है जो उसकी बाहों में मरने वाला ही है। वो उसका नाम लेते हुए कहता है जेरम क्या तुम ठीक हो? मुझे बोलो, मुझे जवाब दो, ये मेरा आदेश है। हे तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हे जेरम, मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना? ये सभी चीज़ें याद करते हुए वो अपने प्रेजेंट टाइम में आता है। जब इन लोगों का पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है तो के उठ के बैठते हैं और कहते हैं मेरे पिछले पार्टनर ने वह निशान छोड़ दिया था। उसे समझाना बुझाना आसान नहीं था क्योंकि वह काफ़ी अजीब स्वभाव का था। ये सुन के फेबियन कहता है क्या आपका कोई और पार्टनर था? तो के कहते हैं हाँ मैंने किया, क्या तुम्हें हैरानी है कि तुम मेरे पहले नहीं हो? ये सुन के फेबियन कहता है तो क्या दो लोग हैं जिनका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरे वाले का क्या? तो के अपने कपड़े को उठाते हुए कहते हैं कि वो मर चुका है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के फेबियन चौंक के कहता है क्या? फिर कुछ वक्त तक उस कमरे के अंदर साइलेंट छा जाता है। फिर फेबियन धीरे से अपना हाथ के पीठ के घाव की ओर बढ़ाते हुए कहता है क्या इससे दर्द नहीं हुआ? ये सुन के अपनी तिरछी निगाहों से फेबियन की ओर देखते हैं और उसे मुड़ के किस करने के बाद कहते हैं वह सब अतीत की बात है, अब तुम ही मेरे इकलौते साथी हो, बस ये चीज़ याद रखो। ये सुन के फेबियन के की ओर देखता है और उन्हें गले लगाते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया, और बहुत ही ज़्यादा टाइट उन्हें गले लगा लेता है। छुट्टी के दिन छिपाते हुए फेबियन गिल्ड के अंदर आता है और दीवार के पीछे से छिप कर देखता है तो वहाँ पर किम अपना काम कर रहा होता है। तो वो धीरे से किम से कहता है इंस्ट्रक्टर किम। तो किम फेबियन को इस तरीके से देख के हंसते हुए कहता है क्या हुआ, आज हमारी छुट्टी है, तुम इतनी दूर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? ये सुन के फेबियन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस कुछ पूछना है। तो किम कहता है पूछो क्या? तो फेबियन फुसफुसाते हुए पूछता है क्या आपको पता है कि के का पहले कोई पार्टनर था? तो किम कहता है इसके बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है, क्या आपने के पीठ के निशान को देखा? ये सुन के फेबियन कहता है कि आपको कैसे पता? तो किम उससे कहता है लगता है कि तुमने खूब मज़े किए हैं। ये सुन के फेबियन चिढ़ते हुए कहता है कि आप मुझे ऐसे मत देखो। तभी ब्रेन फेबियन के कंधे पे अपना सर रख के कहता है ओह मेरे बिना भी लोग मज़े कर रहे हैं। ब्रेन को अपने इतने करीब देख के फेबियन जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है आपको तो छुट्टी मिल गई थी ना? तो ब्रेन हंसते हुए कहता है हाँ कल मिल गई थी। तो किम कहता है अपनी वापसी की रिपोर्ट दो। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि आपको तो छुट्टी दे दी गई थी। ये सुन के ब्रेन पीछे की ओर कंफ्यूज होके देखता है तो वहाँ पे एक लेडी अपना मुक्का बांध के खड़ी होके कहती है इसका मतलब है कि हम जश्न मनाने वाला एक जोरदार थप्पड़ नहीं छोड़ सकते हैं। ये सुन के ब्रेन कहता है नहीं 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 नहीं, मगर उसे पड़ता है एक जोरदार थप्पड़ या मुक्का। बहुत जोरों की आवाज़ आती है जिसे सुन के फेबियन और किम उन्हीं की दोनों की ओर देख रहे होते हैं।
और बेचारा नहीं, एक नंबर का ठरकी है जो कि ज़मीन पे पड़ के कहता है प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। और साथ ही उस लड़की के साथ जो आया हुआ होता है पर्सन, वो कहता है ओ डियर क्या तुम ठीक हो। तभी जिस लेडी ने ब्रेन को मारा हुआ होता है वो कहती है हे मैंने सुना है कि आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, क्या आपको भी बधाई नहीं देनी चाहिए। जैसे ही वो ये कहती है उसका पार्टनर जो उसके पीछे खड़ा हुआ होता है वो आके उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर बेचारा फेबियन तो डर के मारे किम के पीछे छिपके कांपने लगता है और किम रिपोर्ट्स देखते हुए कहता है ब्रेन एडम मेयर मैंने तुम्हारी वापसी को मंजूरी दे दी है, इसलिए अगले हफ्ते शुरू होने वाली ट्रेनिंग में ज़रूर शामिल होना। और हाँ फेबियन मैं तुम्हें बस ये बता दूँ वे तीनों मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, तुम उनसे बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो फेबियन डरते हुए ही कहता है क्या आपको के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ये सुन के कैसियस कहता है खैर वो काफ़ी मशहूर थे, भले ही हम एक ही यूनिट में नहीं थे, उन्हें ना जानना लगभग नामुमकिन था। तभी उसके साथ शेरा कहती है कि वो कमीना वाकई कुछ अलग ही था। तो कैसियस कहता है डार्लिंग ऐसा मत कहो। तो किम बताता है ये दोनों एक साथ हैं, वो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ हैं। सेड्रो कैसियस ए रैंक एक्सपर्ट एबिलिटी फिजिकल एनहांसमेंट ट्रेड हस्बैंड, सेरा कैसियस ए रैंक गाइड टैलेंट फाइट और ट्रेड पत्नी यानी वाइफ। और दोनों ही अपनी उंगलियों में पहने हुए रिंग को दिखा रहे होते हैं, जिन्हें देख के फेबियन के मुंह से क्या निकल जाता है। तभी किम कहता है आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं। तो वो दोनों कहते हैं हमारी बेटी के लेटेस्ट शो के लिए छुट्टी का अनुरोध करने के लिए। तो किम कहता है ठीक है आप लोग पेपर्स को जमा कर दीजिए, क्या मैं भी आ सकता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं अगर आप चाहते हैं तो आ सकते हैं। तभी फेबियन कहता है मुझे माफ़ करिएगा बीच में टोकने के लिए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मुझे के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। फिर इसके बाद सब लोग मिलके जाते हैं के ऑफिस रूम में, जहाँ पे जाने के बाद सब लोग कहते हैं कि क्या आप वाकई श्योर हैं कि हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो किम कहता है कि हाँ आज के भी छुट्टी है, आमतौर पर मैं ही इस जगह की साफ़ सफाई करता हूँ। फिर सारा बताना स्टार्ट करती है आप सिटी जे के बारे में तो जानते ही होंगे है ना। तो फेबियन कहता है हाँ वो भूतिया शहर ना। तो सारा कहती है कि हाँ इसे ही डिस्ट्रॉय सिटी भी कहते हैं। उनकी यूनिट के सभी सदस्य वहीं पर मारे गए और वही एकमात्र जीवित व्यक्ति बचे। तो फेबियन कहता है क्या वो के था। तो सारा कहती है हाँ जाहिर तौर पर उसके साथी ने उसे बचाने के लिए अपने पूरे शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। तभी कैसियस भी कहता है मैंने जो सुना है उसके अनुसार वह अपने साथी का शव भी वापस ले आए थे। ये सब सुन के फेबियन कहता है तो ये हुआ था। तभी सारा कहती है उस समय उनका कई बार किडनैप हो चुका था। ये सुन के फेबियन चौंक के कहता है क्या उनका किडनैप, मगर कौन किया था। तो सारा कहती है जी हाँ बिल्कुल वह एक दुर्लभ किस्म का इंसान है। तभी ब्रेन की आवाज़ आती है, वो हंसते हुए कहता है वाह कितनी ज़्यादा मज़ेदार कहानी है, ऐसा सिर्फ कुछ ही बार नहीं हुआ और जब हमें फ़ोन आने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो मामला पहले ही सुलझ चुका था। ये सुन के फेबियन पूछता है कैसे। तो ब्रेन बताता है सभी लोग बेहोश होकर इधर उधर बिखरे पड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत सारा नशा कर लिया हो या कुछ इसी तरीके का, और उसने सिर्फ हमें सफाई करने के लिए बुलाया था।
ये सब सुन के फेबियन बस मुंह बाके और आंखें फाड़ के देख रहा होता है। तो सारा कहती है के पिछले पार्टनर में जानलेवा जहर का इस्तेमाल करने की क्षमता थी, इसलिए गाइड होने के बावजूद वह कंट्रोल डिवाइस पहनता था, क्योंकि गाइडिंग सेशन के दौरान जहर बाहर रिसने लगता था। तभी किम कहता है, हाँ, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जब तुमने पहली बार के से मिले थे तो तुम्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ था? ऐसा उसकी गाइडिंग की वजह से ही हुआ था। और ये सुन के फेबियन कहता है, तो ये महज एक भावना नहीं थी, बल्कि उनके गाइडिंग्स के कारण था। फिर किम कहता है, इसी वजह से के गाइडिंग सेशन की वजह से आपको नशा सा महसूस होता है। तभी केसियस कहता है, भले ही सारा मेरे साथ है, फिर भी अगर वह पास आते हैं तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। वह किसी भी तरह के संपर्क या लोगों की नज़र में आने से बचते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो सारा कहती है, बिल्कुल, और ऊपर से कि शायद ही कभी किसी का गाइड करता है, और ऐसा बहुत कम लोग हैं जो उसे झेल सकें। शुरू में तो हर कोई अपने आप खो बैठता है। वैसे तुम तो ठीक थे, है ना? ये सुन के फेबियन कहता है, हाँ, मैं था। मुझे लगता है कि मैं ठीक था। और अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें बता पाऊंगा कि मैं खुद पर से अपना आपा खो बैठा था। और इस बारे में सोच के वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी सारा कहती है, देखो, ये तो किस्मत है। और ये कह के वो हंसने लगती है। फिर कहती है, रुको, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे का खून पिया? के ने क्या कहा था? तो फेबियन कहता है, क्या? उसने मुझे बताया था स्वाद अच्छा है। और वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनने के बाद ब्रेन चिल्लाते हुए कहता है, सच में उसने तुम्हें बताया कि इसका स्वाद अच्छा था? ये नहीं हो सकता। तो फेबियन कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे से कहा कि वह मुझ पर नरमी बरत रहे हैं क्योंकि इसका स्वाद अच्छा है। ये सुन के सारा हंसते हुए कहती है, लगता है कि वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ये सब सुन के फेबियन पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर अपना कपार खजुआने लगता है। तो सारा आगे कहती है, हाँ, आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो किम कहता है, के ने यहाँ मौजूद हर उस एक्सपर्ट का खून पिया है जो रैंक ए से ऊपर का है और जिसका कोई पार्टनर नहीं है। तभी ब्रेन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होकर कहता है, क्या मेरा खून स्वादिष्ट नहीं है? तो किम उसे देख के मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि ब्रेन का खून पीने के बाद उसने क्या कहा? तो फेबियन पूछता है, बताओ उन्होंने क्या कहा? तो सारा आगे बताने लगती है कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि गर्मियों में आराम से लेट कर गहरी नींद सो सकते हैं। आपका खून इतना खराब है कि भूखा मच्छर भी उसे नहीं पिएगा। ये सब कहते हुए वो अपने हस्बैंड के बालों को ऊपर करके के का मिमिक कर रही होती है। और ये देख के फेबियन हंसते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो सारा कहती है, सच में मैंने तो तुम्हें रोते हुए भी देखा है, ये नॉर्मल है। मगर फेबियन कहता है, मुझे लगता है कि वो मेरे प्रति काफ़ी नरम है। सारा कहती है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। ये सुन के फेबियन सारा की ओर देखता है। तो सारा पूछती है, क्या तुम्हें के पसंद भी हैं? ये सुन के फेबियन बहुत ही ज़्यादा जोर से फ्लिंच करते हुए कहता है, क्या ये कहाँ से आ गया? आपने ये क्यों पूछ लिया? फेबियन का ये रिएक्शन देख के सारा कहती है, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरा मतलब है पार्टनर के तौर पर मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूँ, उसके और तुम दोनों के सनबे यानी सीनियर के नाते इस बात को अपने रग रग में बसा लो कि उस आदमी ने बहुत कुछ झेला है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से ही कोई पार्टनर नहीं बन जाता। ये बहुत दुखद है कि हमने पलक झपकते ही अपने एक कीमती कॉन्ट्रैक्ट को खो दिया। अपने पार्टनर की सुरक्षा न कर पाना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। फिर भी कई बेबुनियादी अफवाहें फैली क्योंकि वह केवल अकेला बचा था।
हम भले ही इस बारे में आसानी से बात कर ले, लेकिन लगातार जान से मारने की धमकियों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। ये सब सुन के किम भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए आगे कहता है कि चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो भी हम सब की तरह एक इंसान ही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमने उन्हें 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्यों तैनात किया है? वह तुम्हें कोई खास ट्रीटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि तुम एस रैंक के हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हो। मेरा मतलब है, जब तक वह तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। तुमसे मिलने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ा था। ये सभी चीज़ें याद करते हुए फेबियन कहीं जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि वह बस एक डरावना इंसान है, लेकिन उसके ऐसा होने के पीछे कहीं ज़्यादा पेचीदा वजह है। मुझे लगता था कि उसे सिर्फ मेरी खून और मेरी शक्तियों से मतलब है। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैं उसका पार्टनर हूँ? ये सब सोच के उसके पैर वहीं पे थम जाती हैं। फिर वो अपने गले को छूते हुए कहता है, इस बारे में सोचूं तो हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही वह मुझे बचाने आए थे, क्योंकि असल में वह मुझे बचाना चाहते थे। और उन्होंने कहा था, जब ये पल गुजर जाएगा तो तुम्हारे सारे डर और चिंताएं भी गायब हो जाएंगी। जब उसने अचानक मुझे बाहर चलने के लिए पूछा तो असल में ये सब सोच के उसे कुछ रियलाइज होता है। वो पीछे की ओर मुड़ता है और जोर से भागने लगता है। वो भाग के जाता है कहाँ पे? के कमरे के सामने। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो के दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आज हमारा कोई ट्रेनिंग सेशन तय नहीं है। फेबियन थोड़ा सा हिम्मत जुटा के कहता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। ये सुन के फेबियन की ओर देखते हैं और दरवाजे से साइड हट जाते हैं और कहते हैं उससे, तुम्हारा बहाना काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है, पर कोई नहीं, अंदर आ जाओ। ये सुनने के बाद फेबियन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। और ये उसकी मुस्कुराहट को देख के अपने मन में कहते हैं तो उसे मुस्कुराना भी आता है। फिर वो अंदर जाते हुए कहते हैं, हाल फिलहाल में तुम्हारे बहाने काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? वैसे तुम हमेशा नखरे दिखाते हो और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो। ये सुन के फेबियन फ्लिंच करते हुए कहता है, अरे नहीं, मैंने ऐसा कब किया? तो के अपना टी शर्ट निकालते हुए कहते हैं, अभी तुम यहाँ आए हो जबकि तुमको वास्तव में किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो फेबियन ब्लश करते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था क्योंकि अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। तो के कहता है, कौन, मैं? तो फेबियन कहता, हाँ, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूँ ना। तो के उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए कहते हैं, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता है और तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो। तो फेबियन थोड़ा हकलाते हुए कहता, वो तो सच है, पर तुम्हारा क्या? मगर के तो फेबियन के शर्ट के बटन को खोलते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो उसके शर्ट को पूरी तरीके से फाड़ते हुए कहते हैं, ये इसमें इतने सारे बटन क्यों हैं? और बेचारे बटन इधर उधर छटक के गिर रहे हैं। और के उससे कहता है, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद फेबियन की आंखों से आंसू टप टप छूने लगते हैं, जिसे देख के फेबियन के करीब जाते हुए कहते हैं, लेकिन अब जब मेरा एक पार्टनर है तो मेरे पास बचाने के लिए एक और चीज़ है। ये कहने के बाद के फेबियन को किस करते हैं और उसके शर्ट को निकालने लगते हैं। तो फेबियन कहता है, मुझे और कितना ज़्यादा मजबूत बनने की ज़रूरत है। ये सुन के कहते हैं, ये सभी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रही हैं? तो फेबियन कहता है, ऐसा नहीं है, आप इतने वक्त से मेरी रक्षा कर रहे हो तो अब मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ और अब तो मेरी शक्ति भी आपके पास है। क्या मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना बेहतर नहीं होगा? ये सब कहते हुए फेबियन के को गले लगा लेता है और के
अपनी तिरछी निगाहें करके फेबियन की ओर देख के कहते हैं, लगता है कि तुम सच कह रहे हो, आगे बोलो। तो फेबियन कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच कहूँ तो जब मैं तुम्हारे साथ इस तरह से होता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और जब तुम आसपास नहीं होते हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। जब भी मैं अकेले रहता हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो के नहीं कॉनराड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसा करने दो। ये सब कहते हुए फेबियन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहा होता है, और ये सब सुनने के बाद के होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और वो कहते हैं, अगर तुम मुझसे इसी तरह से गिड़गिड़ा रहे हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, और तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनने के बाद फेबियन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और के भी उसे गले लगाते हुए कहते हैं, मैंने सबके खून का स्वाद चखा है, आपका वाला सबसे स्वादिष्ट है। ये सुन के फेबियन शॉक्ड हो जाता है, और सारी जो भी इमोशनल हो रहा होता है वो उसका इमोशन वो तुरंत ही खत्म हो चुका है, और डर उसके सामने घेर लेता है। तभी के अपने दांतों को बढ़ा के उसके गर्दन की ओर जाने लगते हैं, तो फेबियन घबराते हुए कहता है, एक मिनट जरा रुको तो। मगर के उसके गले पे काटते हुए कहते हैं, बहुत देर हो गई है, और उस बिल्डिंग फेबियन की जोरदार चीखने की आवाज आती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और नरेटर की आवाज आती है। कुछ दशक पहले ही जिन लोगों के पास खास शक्तियाँ थीं, उन्हें शायद ही इंसान समझा जाता था, क्योंकि वे आम लोगों से बहुत अलग थे। इस वजह से ज़्यादातर लोग या तो अपनी शक्तियों को छिपाते थे या फिर उनका इस्तेमाल अपराध करने के लिए करते थे। आम लोगों से अलग ऐसी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं, ये जानने की उत्सुकता इंसानी फितरत थी। हालांकि इसी उत्सुकता के कारण जो एक्सपर्ट खास पावर्स वाले लोग भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाते थे, उनकी मौत तय हो जाती थी। इतना ही नहीं, कई गाइड्स को रास्ता दिखाने के काम के लिए बिना सोचे समझे अगवा कर लिया जाता था, और बाद में उन अपराधों के लिए उन्हें ही बलि का बकरा बना दिया जाता था। नतीजा, हर देश ने इन दो खास तरह के लोगों को नियंत्रित करने के लिए अपने नियम बनाए। जो भी लोग पावर्स को पोजेस करते थे, उन लोगों के बीच यूनियन बनने लगी, और कई सालों बाद CTJ की घटना ने एक नई शुरुआत की, जिससे ग्लोबल यूनियन एक साथ आई और एक नया नियम बनाए। इसी तरह के एक समझौते से यूनियन जैक नाम का संगठन बना। सभी संगठनों में एक बात आम थी, हर इलाके के सुपरवाइजर को एक गाइड होना ज़रूरी था। जो एक्सपर्ट अकेले अपनी पावर्स को काबू में नहीं रख पाते थे, उनके हिंसक होने का खतरा रहता था। दूसरी ओर गाइड्स बिना खुद को कोई नुकसान पहुंचाए एक्सपर्ट की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के एक्सपर्ट खास शक्तियों वाले लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पर जोरदार विरोध किया। जब वे बहुत ज़्यादा ताकत के सामने आए तो सबसे ताकतवर गाइड भी कमज़ोर इंसानों जैसा हो गया। नतीजतन ताकत पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइड ने ब्लड पैक यानी कि ब्लड बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। फिर हमें एक डॉक्टर की बात सुनाई देती है, क्या किसी एक्सपर्ट का खून पीकर उसकी शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है? आजकल उनकी वजह से तरह तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। अस्पताल में उन मरीजों आजकल इसकी वजह से तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। अस्पताल उन
मरीजों से भरा पड़ा है जिन्होंने हर संभव कोशिश की। उन्हें बस वैसा ही जीना चाहिए जैसा कि वे हैं। तभी हमें नरेटर की फिर से आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि ब्लड पैक करते समय कई साइड इफ़ेक्ट सामने आए। तभी एक इंसान फिर से कोने में बैठ के कह रहा होता है, मुझे ये मत बताओ कि तुम सचमुच उन बकवास पर विश्वास करते हो। ये सिर्फ एक मिथ है। क्या तुम परजीवी हो या कुछ और? किसी का खून पीकर उसकी शक्तियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? भला ये चीज़ कोई सेंस कैसे बनाती है? और एक्सपर्ट गाइड्स से कहते थे कि गाइड्स को किसी की काबिलियत के पीछे जाने के बजाय गाइड करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी नरेटर की आवाज़ आती है, इन कॉन्ट्रैक्ट को शुरू से आखिर तक देखना बहुत कम हो गया था। तभी एक इंसान कहता है, मैंने सुना है कि एक आदमी है जिसने सच में इसे मैनेज किया, लेकिन आखिरकार कुछ मामलों में इस प्रोसेस के कारण कई मौतें भी हो गई। ज़्यादातर लोग ब्लड बॉन्ड को लेकर काफ़ी सावधान हो गए, चाहे उन्हें कितनी भी ज़्यादा ताकत पाने की इच्छा क्यों ना हो। ये काम बिना बहुत ज़्यादा सावधानी बरते नहीं किया जाता था। इसके बावजूद जिन गाइड्स ने सफलतापूर्वक ब्लड पैक यानी ब्लड बॉन्ड किया, वे अपनी नई ताकत की वजह से सबसे अलग और बेजोड़ हो गए। गाइड करने की उनकी पावर्स का कोई दूसरा गाइड मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी ताकत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। के भी ऐसा ही एक गाइड है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। यूनियन जैक बिल्डिंग के ऑफिस के अंदर किम के को कह रहा होता है, ब्रेन पर हुए हमले के बाद हमने अनुमान लगाया कि उसे गंभीर चोट लगी है और हम उसके पीछे छूटे खून के निशान का पीछा करते गए, लेकिन वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये सुन के कहता है, मुझे शक है कि वह खुद से हिल-डुल भी पा रहा होगा। तभी किम कहता है, ये तो सही है, लेकिन मुझे एक और बात पर शक है जो मुझे परेशान कर रही है। तो कहता है, वो क्या है? जब आप फेबियन को अपने साथ ले गए तो स्नाइपर अपने हाथ हिला ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, उनके शरीर अचानक जम गए और वे अपनी एक भी मांसपेशियां नहीं हिला सके। इस तरीके की बातें उन स्नाइपर ने मुझे बताई। ये सब सुन के किम की ओर थोड़ा गुस्से भरी नज़र से देखता है और टेबल पे टैप करते हुए कहता है, किसी ने ज़रूर उनकी गतिविधियों में रुकावट डाली होगी। तो किम कहता है, हाँ, हमारा मानना है कि यह वही है जिसने रसेल को वहाँ से अपने साथ ले गया होगा। तो कहता है, उस इलाके में एक संदिग्ध दिखने वाला व्यक्ति मौजूद था। ये सब सुन के किम अपना सर हाँ में हिलाता है। जब सब लोग घबराकर भाग रहे थे, तब एक आदमी वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। शुरू में मुझे भी लगा कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं हैरान रह गया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। हालांकि उसकी टोपी की वजह से हम उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी सुनहरी आंखें देखी, मैं उसे पहचान गया। ड्रैक एस रैंक एक्सपर ब्लैक जैक संगठन, इसकी क्षमता टेलीकिनेसिस है। ये सब सुन के भी कहते हैं, हाँ, ये वही है। वह आमतौर पर खुद को दिखाने से बचता है। कितना अजीब है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। सीढ़ियाँ दिखाई जाती हैं जिन पे उतरते वक्त कुछ ब्लड के स्टेन लगे हुए होते हैं। फिर एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे रसेल बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में बेड पे खून की उल्टियाँ खांसते हुए पड़ा हुआ होता है और एक शख्स अपनी मास्क को उतारते हुए कहता है, क्या तुमने उसे चारा डाल दिया? फिर की ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे किम कहता है, आसपास के इलाके की जांच करने के लिए जब हम
उस साइड पर वापस लौटे तो हमें ये संदिग्ध चीज मिली। तो मैं इसे जेम्स कहने वाली हूँ, जिस चीज को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और सॉरी कि एक दिन लेट हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। क्या आपके वहाँ पे बारिश हो रही है? अगर बारिश हो रही है तो बारिश वाली इमोजी ज़रूर डालिएगा। जब बारिश शांत हो रही है तभी मैं वीडियो को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लीजिए फिर से चालू हो चुका है। ये कहिए कि बनाने के बाद ये बारिश आ रहा है। वैसे इस मांगा को लेके आपके दिल दिमाग में कोई सवाल है तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना उस सवाल का जवाब देना मैं खुद भूल जाऊंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, जो भी मैंने कहा है लाइक और कमेंट को ज़रूर पूरा कर दीजिएगा गाइस। मैं देख के उससे खुश होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा मूड ख़राब चल रहा है आजकल, क्योंकि मेरी मेहनत का कोई भी फल मुझे नहीं मिल रहा है। और एक तो मेरा फ़ोन ये इतना ज़्यादा हैंग कर रहा है कि मन कर रहा है इसे मैं पटक के फोड़ दूँ, मगर नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये इकलौता साधन है जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक अपने वीडियोस को पहुँचा सकती हूँ। एंड बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स गाइस।